जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके कुशवाहा वनडे एग्जाम क्रैक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनोविज्ञान का खजाना, जो कि मनोविज्ञान का खजाना। इसमें 10 क्वेश्चन और 10 मिनट में सॉल्व होंगे, जिसे कहेंगे 10 कदम। क्या कहेंगे? 10 कदम। 10 क्वेश्चनों में देखना है कि आप लोग 10 में 7 कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बोली जाने वाली भाषा। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। विकल्प रहा, पहला ऑप्शन रूपग्राम, दूसरा ऑप्शन ध्वनिग्राम, तीसरा ऑप्शन अर्थ विज्ञान, चौथा ऑप्शन वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो छात्रों, ध्वनिग्राम के 2 नाम अन्य हैं, स्वामिन और दूसरा है स्वाग्राम। इसके 2 अन्य नाम हैं, स्वामिन और स्वाग्राम। दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण ऑप्शन ए है प्रभावशाली शिक्षण, नंबर बी है मूल्यांकन शिक्षण, विकल्प सी है वास्तविक शिक्षण, विकल्प डी है अवसरणीय शिक्षण। तो हम देखना चाहते हैं कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण है अवसरणीय शिक्षण। क्या है? अवसरणीय शिक्षण। अवसरणीय शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण तथा प्रशिक्षण में प्रयोगशाली विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रयोगशाली विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए यह सूक्ष्म शिक्षण का, किसका? सूक्ष्म शिक्षण का अवसरणीय शिक्षण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत है। मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रणोद आवश्यकता का सिद्धांत। आप सभी ने सिद्धांतों को पढ़ा होगा, और जैसा कि हम अभी इसमें बात करने वाले हैं, प्रणोद अवकलन सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया है हल ने। किसने? हल ने। हल जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। 1943 में यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। किसने? फ्रायड। फ्रायड हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडोगल ने। किसने? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडोगल ने। इन्होंने बताया था इनमें पाए जाते हैं 14 संवेद। कितने? 14 संवेद। संवेग क्या होते हैं? मनुष्य के अंदर होने वाली कुछ घटनाओं को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध का आना, प्रेम होना, ये हमारे अंदर होते हैं
14 संवेग, ये बताया था मैकडूगल ने। मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत था, मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत था आवश्यकता का सिद्धांत। इन्होंने आवश्यकता के सिद्धांत में ट्रायंगल दिया था। क्या? ट्रायंगल। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में आवश्यकता का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। ठीक है छात्रों, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात होती है नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि जब पेपर में आता है क्वेश्चन तो आधा ही पढ़ते हैं और नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं। इस चक्कर में हमारा जो आता हुआ क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, पहले हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक नहीं है। ऑप्शन ए सामूहिक परिचर्चा, ऑप्शन ए सामूहिक परिचर्चा, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी सहभागी विधि, सहभागी विधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक परिचर्चा, इसमें सभी लोग मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए चर्चा करते हैं, तो ये हो जाती है प्रजातांत्रिक विधि। कौन सी? प्रजातांत्रिक विधि, क्योंकि सभी लोग मिलकर जो कार्य करते हैं वो प्रजातांत्रिक कार्य कहलाता है, या जिस विधि का निर्माण सभी लोग मिलकर करते हैं वो प्रजातांत्रिक विधि कहलाती है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती, मिलजुल कर जो प्रोजेक्ट करते हैं वो प्रजातांत्रिक प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं, सहभागी विधि। किसी भी विधि का निर्माण करने में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना कहलाता है सहभागी विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि यह प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि होता है, व्याख्यान विधि होता है शिक्षक केंद्रित। क्या? शिक्षक केंद्रित। यह शिक्षण विधि होती है शिक्षक केंद्रित, क्योंकि इसमें कोई भी छात्र का रोल नहीं होता, केवल शिक्षक व्याख्यान विधि द्वारा हमको पढ़ाता है। इस चक्कर में प्रजातांत्रिक विधि ना होकर यह होती है शिक्षक केंद्रित विधि। क्या होती है? शिक्षक केंद्रित विधि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है के बीच संगति है। इसमें एक शब्द को पुट करना है जो 4 विकल्पों में से दिया गया है। ठीक है, इसमें से एक खाली स्थान पर एक विकल्प को पुट करना है जिससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पशु, दूसरा ऑप्शन है पूर्व अनुभव, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार, चौथा ऑप्शन है अनुक्रिया। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उद्दीपन प्रक्रिया क्या होती है? जैसा कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, उसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में बताया। किसके बारे में? अनुक्रिया के बारे में। उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित होता है। क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी, कौन सी प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सी विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, या समस्या समाधान विधि, या ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है हमारे समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि।
प्रगतिवादियों का कहना है कि समस्या समाधान की जननी होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसका सामना करने पर समाधान भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें प्रगति के लिए समस्याओं को आनी स्वाभाविक है समस्याओं का आना, और उन्हीं समस्याओं के साथ साथ आता है हमारे लिए समाधान। क्या आता है? समाधान। जब हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो हमारे लिए एक प्रगति का मार्ग खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण है समापन कौशल। सूक्ष्म शिक्षण जब होता है तो उसमें होते हैं कौशल। क्या होते हैं? कौशल। इसका पूरा नाम होता है पाठ समापन कौशल। कौन सा? पाठ समापन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऑप्शन सी है प्रस्तावना कौशल। ऑप्शन डी है पुनर्बलन कौशल। जब शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव होता है तो कहलाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या कहलाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के होते हैं 8 घटक। क्या? 8 घटक। उद्दीपन परिवर्तन के 8 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यह दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? क्या नहीं है? तत्व नहीं है संप्रेषण प्रक्रिया। पहले हम लोग समझ लेते हैं संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी माध्यम, ऑप्शन सी अंतःक्रिया, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया क्या होती है। संप्रेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जैसे कि एक संदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचाना कहलाता है संप्रेषण। क्या कहलाता है? संप्रेषण। जैसा कि हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। माध्यम जो कि इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच एक माध्यम होना। तो यह हमारा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व होगा। अंतःक्रिया। जब हम अपने अंदर किसी भी विचार को व्यक्त करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसे कहते हैं अंतःक्रिया। प्रतिपुष्टि करना। अगर किसी की बात हम लोगों को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, उसका जवाब हम देते हैं, तो यह कहलाता है प्रतिपुष्टि करना। अब इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पुनर्बलन जो कि एक सूक्ष्म शिक्षण का कौशल है। ठीक है। पुनर्बलन एक कौशल है, जबकि ये तीनों संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व होते हैं। प्रमुख तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 9। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस वाक्य पर अधिक जोर दिया जाए कि सत्य नहीं है। जो इनमें 4 कथन दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी, डी, इनमें से एक कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है।
3 कथन ऐसे हैं जो सत्य हैं। ठीक है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। बिल्कुल यह सही बात है कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। विकल्प सी है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। यह बिल्कुल सत्य बात है कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। एक जैविक प्रक्रिया है, जैसे नवजात शिशु से बाल्यावस्था में शिशु पहुंचता है, उसके बाद किशोरावस्था में, यह एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह ऑप्शन गलत है, यह मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। जीवन पर्यंत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? व्यवहारवाद की स्थापना पावलोव ने की। किसने की? पावलोव ने की। व्यवहारवाद की स्थापना पावलोव ने की। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।